अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान जो ट्राइलैटरल अग्रीमेंट जॉइंट डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसके बाद तीनों मुल्कों की तरफ से जो बयानात भी जारी हुए हैं, तो उसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस दिफाई मुआहदे का मकसद हरगिज़ किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इसका बुनियादी मकसद एक डिटेरेंस क्रिएट करना और ओवरऑल खित्ते में और ख़ास करके मुस्लिम जो ब्लॉक है वहाँ के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब क्योंकि ये जो मुआहदा एक ऐसे मौके पर हुआ है जब एक तरफ अभी भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जारी तनाज़ा है उसका अभी तक कोई हल नहीं निकला, लेकिन शायद जो भी इस वक्त सूरत हाल है, कुछ जो डेवलपमेंट्स ऐसी ज़रूर हुई हैं जो इतना शायद एक उम्मीद पैदा होती है कि मे भी कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल आए। और क्योंकि इस वक्त जो सारा डेड लॉक है, वैसे तो बड़े इश्यूज थे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के सबसे बड़ा इस वक्त जो रुकावट है और उसको दूर करने के लिए ईरान और ओमान के दरमियान गुज़श्ता चंद दिनों में, चंद हफ्तों में बातचीत हो रही थी। क्योंकि एक तरफ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, यानी कि ये जो दोनों स्टेट्स हैं उसके बीच से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ गुजरता है। और ईरान का ये मौक़िफ़ रहा है कि इस की वाटरवे की मैनेजमेंट के लिए ईरान और ओमान जो हैं वो फैसला करेंगे। अब ये खबरें आ रही हैं और ईरान के हुकाम भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक अंडरस्टैंडिंग ओमान के साथ तय पा गई है। अब उसकी जो हाईएस्ट लेवल के ऊपर ईरान की तरफ से जब मंजूरी होगी तो बाकायदा तौर पर ये जो नया अरेंजमेंट है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। अब शहबाज, बहुत ज़्यादा तफसीलात तो सामने नहीं है, बट उसमें बताया यह जा रहा है कि जो भी ये एक अरेंजमेंट होगा ये एक आर्जी अरेंजमेंट होगा और उसमें जो जिक्र हो रहा है कि शायद दो डिफरेंट रूट्स की बात हो रही है कि जो इनबाउंड ट्रैफिक है उसके लिए जो ईरान का रूट है वो इस्तेमाल हो और जो आउटबाउंड ट्रैफिक है उसके लिए ओमान का जो रूट है वो इस्तेमाल होगा। अगर बताया यह जा रहा है कि बज़ाहिर तो ईरान और ओमान के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग है, बट बुनियादी तौर पर ईरान और ओमान के पीछे गल्फ कंट्रीज भी हैं और अमेरिका भी है। शायद अगर ये मुआहदा हो जाता है, जिसका खुद अमेरिकी सदर ट्रंप भी गुज़श्ता कई दिनों से जिक्र भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक प्लान्ड मैसिव जो अटैक था वो कैंसिल भी किया है कि हमारी बातचीत जो है वो ईरान से हो रही है, तो एक विंडो ज़रूर मिल सकती है कि इस ईरान अमेरिका तनाज़े का कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल सके। कामरान, जो बुनियादी झगड़ा है वो यही है ना कि ईरान जो कह रहा है, जो आप भी कह रहे हैं जी कि ईरान का रूट और ओमान का रूट, जो कोस्ट लाइन है ईरान की, उसके साथ साथ ये जहाज़ गुजरने चाहिए, कमर्शियल जो वेसल्स हैं, और अगर वो ओमान की कोस्ट लाइन की तरफ से गुजरते हैं तो उसके ऊपर ईरान जो है वो हमला करता है। और यही एक बुनियादी डिस्प्यूट है। अब जब जो इंटरनेशनल वाटरवेज है उसके अंदर जहाज़ जो भी रूट लेते थे बिफोर 28 फरवरी 2026, जब जहाँ से सारा झगड़ा शुरू हुआ, अमेरिका ने हमला किया दोबारा ईरान के ऊपर, तो उसके बाद तो ये सिलसिला ख़राब हुआ ना। अब ये जो इसमें एक बुनियादी सवाल जो है, दो चीज़ें आप जिस तरह फरमा रहे हैं, ये तो एक नवे एक विन विन सूरत हाल नज़र आ रही है कि अगर वो ईरान की कोस्ट लाइन से गुजरेगा जहाज़ जाते हुए, तो वापसी पे वो ओमान की कोस्ट लाइन से गुजरेगा और वाइस वर्सा जो भी बनता है। बट एक और जो इशू इसके साथ रिलेटेड है वो टोल फी का है कि जो एक फ़ी चार्ज ईरान करना चाह रहा है, जिसको कह रहा है कि वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करेगा जो तबाही हुई है जंग की वजह से। ये एक ऐसा इशू है जिसमें बात सिर्फ ओमान और ईरान की हद तक नहीं है, जिसमें पाकिस्तान भी स्टेक होल्डर्स है, जिसमें बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं वो भी स्टेक होल्डर्स है। इसके हवाले से जो टोल फी है, इसके हवाले से कोई डिटेल सामने, क्योंकि पहले दो बातें इसमें सामने, कंपल्सरी फ़ी और दूसरा ये था कि वॉलंटरीली अगर कोई शिप जो है वो फ़ी पे कर देता है। इसके ऊपर क्या डिटेल्स है? देखिए, ईरान तो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, वो उसको टोल नहीं कहता क्योंकि लीगली इंटरनेशनली आप टोल नहीं लगा सकते। वो सर्विस फ़ी कहते हैं कि उसकी इन्वायरमेंट के लिए और उसकी रूट की प्रोटेक्शन के लिए जो भी पैसा हम वहाँ पे खर्च करेंगे, वो अपनी बात पे कायम है। लेकिन अमेरिका हो, बाकी जो ममालिक हैं, इवन ओमान भी इस बात से अग्री नहीं करता, क्योंकि इससे एक जो रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होगा, फिर बाकी जगहों के ऊपर जो बाकी इस तरह की स्टेट्स हैं, की वाटरवेज हैं, जो मुल्क उनको लगते हैं, तो वो ये इस तरह का इकदाम लेना शुरू कर देंगे। क्योंकि अंडर यूनाइटेड नेशंस और जो भी अरेंजमेंट है, ये फ्रीडम ऑफ जो नेविगेशन है, इवन अगर कोई समुद्री रास्ता किसी एक स्टेट के पास से गुजरता भी है, लेकिन उस स्टेट को ये इख्तियार नहीं है कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक है उसमें किसी तरह की भी रुकावट डाले, और टोल लगाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है। आई थिंक उससे भी कहीं ज़्यादा जो ईरान की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है वो ये कह रहे हैं कि ईरान और ओमान के दरमियान मुआहदे का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो रीओपन हो जाएगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि तीन शर्तें उन्होंने साथ ये भी रखी हैं
कि जो इस्लामाबाद MOU में भी था। नंबर 1 उन्होंने कहा है कि उसके लिए सबसे पहले तो नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करना होगा अमेरिका को, अगर ईरान और ओमान के दरमियान एग्रीमेंट होता है। नंबर 2, जो एक टेम्प्रेरी रिलीफ उन्होंने दिया था एज पार्ट ऑफ इस्लामाबाद MOU कि ईरान जो है वो तेल और अपनी जो बाकी तवानाई की प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर सकता है। 60 डे का पीरियड है, वो वैसे ही ख़त्म होने वाला है। और इस तरह से फिर जो तीसरा जो मामला है ये जो बुनियादी ये या तीसरा बल्कि लेबनान के हवाले से है कि उन्होंने ये कहा है कि लेबनान में जो जारी जंगबंदी है या उसको किस तरीके से फर्दर कंसोलिडेट करना है। तो ये जो उसके साथ 3 जो शराइत हैं, ये वही शराइत हैं जो इस्लामाबाद MOU में भी थी और उस पर पहले अमेरिका ने अमल दरामद किया, तो उसके बाद जो है वो ये रीओपन हुआ था। तो अब जो अमेरिका है वो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में, मसलन इंटरेस्टिंगली वहाँ पर जो कई वॉइसेस हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, जॉइंट चीफ्स हैं, जनरल डैन केन, उनके बारे में बताया जा रहा है कि प्राइवेटली उन्होंने ट्रंप को ये बताया है कि हमें इस जंग से निकलना चाहिए और कोई ऑफ रैम्प ढूंढना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आप फर्दर मिलिट्री एस्केलेशन करते हैं और ऑफ रैम्प का मतलब ये है कि कोई ऑफ रैम्प का मतलब है कि ऑफ रैम्प का सोल्यूशन कोई सोल्यूशन ढूंढें और इस जंग से निकलें, क्योंकि उनके ख्याल में अगर कोई फर्दर हम एस्केलेट भी करते हैं और जो भी मिलिट्री ऑप्शन अगर एक्सरसाइज भी करते हैं तो उसके बैकफायर होने का खदशा है और कोई भी उस तरह से फीजिबल ऑप्शन नहीं है। और उनके इस मौक़िफ़ से उनके जो CIA के डायरेक्टर भी हैं, इवन JD वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। और इवन जो मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, तो एक ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर भी ये एक जो फीलिंग है, एक सेंस उभर रही है कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। और अगर कोई ऐसा वे आउट डिप्लोमेटिकली निकलता है कि जिसमें चलें कुछ चीज़ें स्टेप बैक करके कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े, तो अगर हम उससे निकल जाएं तो ये बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ कि जी आप दोबारा मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाएं। और इसी वजह से जो मिलिट्री ऑप्शन है वो जो एक मैसिव अटैक लॉन्च करने की बात कर रहे थे, फिर सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज़ के कहने के ऊपर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वो हमला रोका है। तो क्लियरली आई थिंक ये कहा यह जा रहा है कि अब ईरान किस कदर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, तो उससे मेरे ख्याल में चीज़ें कामरान, के अंदर एक और जो एक इंटरनेशनल मीडिया में ही खबर आई थी कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल थे अमेरिका के पास, उसके जो स्टॉक पाइल्स हैं वो बहुत ड्रामेटिकली उनका जो है वो स्टॉक्स हैं उनके वो डिप्लीट हुए हैं और शायद अमेरिका उस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई इतना कोई बड़ा अटैक कर सके, और अगर करता है तो उसमें उसको जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है उनकी एयरफोर्स की वो ज़्यादा उनको करनी पड़ेगी टू कॉज एनी सीरियस डैमेज टू ईरान। एक शायद वो भी फैक्टर हो सकता है। और इसके साथ चूंकि अब जो सारे मामला चल रहे हैं और जो इस किस्म की बातें हो रही हैं कि अगर अमेरिका डील करता है तो वो उसमें ईरान की सक्सेस है, और अगर नहीं करता तो भी ईरान की सक्सेस। तो सूरत हाल जो इस ऐसी जगह पे चलेगी, और नवंबर दूर नहीं है, और जिस किस्म की वहाँ से अमेरिका से अब खबरें आ रही हैं जो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो लेट्स सी इसके ऊपर क्या चीज़ें कंक्लूड थी। बट जो 2-3 शराइत की आप बात कर रहे थे ईरान की तरफ से, वो तो एक इन वे रिटेलिएटरी था ना, जहाँ से मामला दोबारा बिगड़ा है जब अमन मुआहिदा हो गया था वक्ती तौर पर। तो ईरान की तरफ से कहा जाता है कि जो अटैक हुआ था और उसके बाद ही ये चीज़ें हुई, तो उसके बाद फिर अमेरिका ने दोबारा नेवल ब्लॉकेड जो था वो उसको इन्फोर्स किया, और साथ एक जो और इशू था उसके साथ जो इनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे, गालिबन इसमें कुछ इस हवाले से कुछ खबरें भी पिछले दिनों आई थी कि US स्टेट डिपार्टमेंट या ट्रेड डिपार्टमेंट इसके ऊपर कोई नई इंस्ट्रक्शन भी इशू किए इनको रिलैक्स करने के लिए। तो डेवलपिंग स्टोरी है बिल्कुल। और उसमें साइड पे ये स्टोरी भी इसी हफ्ते मंजरेआम पे आई है इंटरेस्टिंगली। एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल है, शिप्स के ऊपर टारगेट भी किया जा रहा है, बट कोई लेटेस्ट जो डेटा सामने आया है उसमें बताया ये गया है कि सबसे ज़्यादा जो UAE है उसने हालिया हफ्तों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए अपने जो शिप्स हैं बगैर किसी इंसिडेंट के वहाँ से वो गुजरे हैं। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और आखिरी मरतबा ईरान ने अगर कोई अटैक किया है UAE के ऊपर वो 4 मई को किया था। उसके बाद UAE के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंटेड ड्रोन या कोई मिसाइल अटैक नहीं है। तो कुछ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग जो है वो बताया जाता है कि ईरान और UAE के दरमियान भी शायद इसके हवाले से हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिप्स जो तेल बेचा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए हालिया हफ्तों में वो UAE ने बेचा है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से फाइनेंशियल टाइम्स के बड़ा डिटेल आर्टिकल आया था कि 9 पेजेस का। उस पिछले हफ्ते ये आर्टिकल है, उसमें उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज़ को कवर किया है। और गालिबन जो अंडरस्टैंडिंग है, एक तो पहले ये इस तरह की इतलात आ रही थी कि कोई UAE ने कोई शायद मॉनिटरी कुछ पेमेंट्स किए हैं, बट उस आर्टिकल के मुताबिक UAE ने इस चीज़ को तो डिनाई कि उसमें कोई रकम तो नहीं दी हुई थी। जो अंडरस्टैंडिंग आई है कि जो UAE है वो ईरान को अपनी सरजमीन और अपने जो उसके वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा फॉर डूइंग बिजनेस, और जो कमर्शियल जो रिलेशंस है वो रिस्टोर होंगे, और इट्स मोर ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल
डील देन प्योरली अ पॉलिटिकल डील। इस किस्म की वो आर्टिकल का मकसद ये था और उसमें एक फील गुड फैक्टर भी उसके इंटरेस्ट जो होते हैं वो ड्राइव करते हैं ना। इस वक्त ईरान की जो जितनी स्ट्रैटेजी है वो इसी बात पर मुनहसर है कि अगर अमेरिका एक तरफ उनकी हमला करता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि उसके नतीजे में ऐसा नहीं है कि ईरान खुद सफर नहीं कर रहा, जो नेवल ब्लॉकेड है, जो बाकी सैंक्शंस हैं, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो पूरे रीजन को और पूरी दुनिया को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है ईरान की, जो सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरीके से जारी रहता है तो जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है वो ईरान तो शायद बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जो बाकी रीजन के ममालिक हैं, बाकी दुनिया वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और यही वो नुकता है जिसको वो इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर डील जो है वो अमेरिका के साथ करना चाहते हैं। लेट्स सी ये ईरान ओमान की जो बातचीत चल रही है क्या इवेंचुअली किसी डील पर जाके मामला रुकेगा, और उस डील के नतीजे में क्या फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला अभी रुका हुआ है वो बहाल होगा। इस पर हम नजर रखेंगे, लेकिन जहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक अहम हुकूमत की तरफ से जो एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है और उसका ताल्लुक आप और हमारे सब की सेहत से मुतालिक है। वो क्या है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और जिक्र करेंगे हम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई एक ऐसी रिपोर्ट का जो बड़ी अलार्मिंग है। वैसे तो हम सब जानते ही हैं और उसका ताल्लुक हमारी सेहत से भी है, और हुकूमत ने एक सर्वे करवाया है और उसके मुताबिक शहबाज आप ही बताएंगे वो जो घी है इस्तेमाल हम करें खाने में, जो तेल इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से जो पैकेज्ड मिल्क है उसके हवाले से वो कितना क्वालिटी जो कंट्रोल है उनको मैच करता है या कितना सब स्टैंडर्ड है। तो नंबर्स आप खुद ही बताएं, इट्स क्वाइट अलार्मिंग जो इन नंबर्स को देख करते थे। कामरान, ये जो खबर आज छपी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और इसकी जो डिटेल्स थी वो कल जारी की हैं मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग ने। अगर ये खबर जो यूरोप या अमेरिका में होती तो आज इट कुड हैव बीन द स्टोरी ऑफ द डे, और पूरी जो वहाँ की उनकी जो न्यूज़ एसोसिएशंस हैं, ह्यूमन राइट्स की एसोसिएशंस हैं, वो हुकूमत के पीछे पड़ जाती हैं कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे 26 करोड़ की आबादी है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह की खबरों का। ये कोई पहली खबर नहीं, इस तरह की और भी खबरें माजी में भी आती रही हैं। 2-4 दिन शोर पड़ता है, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। और ये प्लानिंग मिनिस्ट्री ने ही ये इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने जो पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसके ज़िम्मे ये काम लगाया था कि जो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स मुल्क के अंदर बिक रही हैं उनके आप सैंपल्स लें पूरे पाकिस्तान से, मुख्तलिफ शहरों से, और उसके फिर उसका आप लेबॉर्ट्री में उसका एनालाइज करें उसको, और फिर हमें एक रिपोर्ट दें। प्लानिंग मिनिस्ट्री ने कल एक प्रेस रिलीज जारी की है। रिपोर्ट उन्होंने ऑफिशियली रिलीज नहीं की। रिपोर्ट ऑफिशियली रिलीज ना होने का मतलब यह है कि जो ब्रांड्स हैं, जो भी बड़े बड़े नाम हैं इसमें शामिल है, वो हमें ऑफिशियली नहीं पता कि इसमें कौन सी कंपनियां हैं जिनके जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो मुज़र सेहत और सब स्टैंडर्ड है। और ये लाज़िम बड़ी ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है। जो तफसीलात कल प्लानिंग मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई हैं, 491 सैंपल्स लिए गए पूरे पाकिस्तान से, जिसमें जो घी है, कुकिंग ऑयल है, पाम ऑयल है, कैनोला ऑयल है, फिर डिब्बे वाला दूध है और मिल्क पाउडर है। इनके सैंपल्स लिए गए और उसके मुताबिक जो 491 सैंपल्स थे उसमें जो 36% या 176 सैंपल जो थे वो सब स्टैंडर्ड थे। जो एक रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी रखी गई हैं इन चीज़ों के फ़रोख्त करने के लिए पाकिस्तान के अंदर, वो मीट नहीं हो रहे। और इसमें अगर आप तफसीलात में जाते हैं तो जो बनस्पति घी है, जो घरों में ख़ास तौर पर देहातों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कमर्शियल इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा होता है। 204 सैंपल्स लिए गए तो उसमें 98 जो सैंपल्स थे या कोई 48%, मतलब हर 2 में से 1 जो बनस्पति घी का सैंपल था वो सब स्टैंडर्ड निकला है। उसके साथ अगर कुकिंग ऑयल को देखा जाए, ब्लेंडेड ऑयल जो है 146 में से 40 जो सैंपल्स थे वो सब स्टैंडर्ड 27%। हर 4 में से 1 जो उसका था कुकिंग ऑयल का जो सैंपल था वो सब स्टैंडर्ड है। अब ये देखिए इसके इम्पैक्ट। फिर जो पाम ऑयल है उसमें ये रेशो 75% है। जो 4 सैंपल सिर्फ लिए गए उसमें से 3 सैंपल जो है वो सब स्टैंडर्ड निकले, और कैनोला ऑयल का 13 में से 1 जो सैंपल था वो सब स्टैंडर्ड निकला है। दूध का अगर मामला देखा है, डिब्बे वाले दूध के 104 सैंपल, 26 सब स्टैंडर्ड, इसमें 25% उसका जो है वो तनासब बनता है। और जो पाउडर है, मिल्क पाउडर, उसमें से 18 में से 8 सैंपल सब स्टैंडर्ड, 44%। तो मैंने इसकी रिपोर्ट मैंने खोल के देखी तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर मिल्क की आप बात करते हैं तो एक फैट
मिल्क का जो कंपोनेंट होना चाहिए दूध के अंदर, वो उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो टोटल उसकी 3.5% है। तो एक जो मैंने रिपोर्ट देखी वो 3.5% की बजाय शायद वो 0.8% था, और ये इसकी जो इम्प्लीकेशन है क्वाइट सीवियर है। कामरान, अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो बीमारियां फैली हैं दिल से रिलेटेड, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये जो ऑयल एंड डिफरेंट हम इस्तेमाल करते हैं खाने के अंदर, चिकनाई वाली जो चीज़ें हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। अब पहले हार्ट अटैक की बात आती थी, लोग समझते कोई 50-60 साल 70 साल की का कोई शख्स था, वो अल्लाह को प्यारा होगा, इसको दिल का उसका दौरा पड़ा। अब यंग जो बच्चे हैं उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, और बल्कि मैंने 20-21 साल के बच्चे का मैंने खुद बाईपास होते हुए देखा है। तो ये इस तरह की जो सीवियर चीज़ें, और इसमें काम प्लानिंग मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा किया, बट एक चीज़ जो अभी तक उन्होंने नहीं की, उनको ये करना चाहिए था इन कंपनीज के नाम जो है वो ऑफिशियली रिलीज किए जाए। मेरे ख्याल में यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर इस बड़े लेवल के ऊपर या इस तरीके से वो सब स्टैंडर्ड चीज़ें बना रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह की रियायत बरतनी चाहिए, और ये पब्लिक सर्विस भी है और लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए, और फिर उन कंपनीज को और उन ब्रांड्स को, ताकि इसकी क्या कीमत आपको अदा करनी पड़ रही है, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसके हवाले से फैसला करना चाहिए। मे बी शायद वो उनको एक मौका देना चाहते हों, या उनका क्या मौक़िफ़ है इसके हवाले से, आई डोंट नो कि क्या उन्होंने ये करने के बाद ये जो असेसमेंट या फाइंडिंग सामने आई हैं, तो मैकेनिज़्म क्या है। अगर वाकई वो इस तरीके से सब स्टैंडर्ड चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, तो कोई मैकेनिज्म भी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, या सिर्फ ये रिपोर्ट्स की हद तक है कि ठीक है रिपोर्ट्स आ गई, हमने कंसर्न शो कर लिया। प्लानिंग मिनिस्टर जो है हसन इकबाल, उनका ये इनिशिएटिव था, और जो एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी उसमें ये डिटेल्स पेश की, उन्होंने तो सूबों को हदायत दी हैं कि वो इस चीज़ों को चेक करने, मतलब ये वो चीज़ है इसको आपको सूबों को हदायत देने की जरूरत नहीं है, सूबों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज़ है उनकी ये बाकायदा जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को अश्योर करे। हमारे जो DMG के ख़ास तौर पर जो ऑफिसर्स हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो जब जाते हैं किसी की रेडी जो है गिराने के लिए मार्केट के अंदर पर उसको उल्टाने के लिए, तो उन्होंने 3 पीस सूट पहने हुए होते हैं, उन्होंने टाई लगाई हुई होती है, पुलिस उनके साथ होती है, गन्स उन्होंने उठाई होती है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। ग्रेड 17 या 18 का जो ऑफिसर है 3000 सीसी की गाड़ी में जा रहा होता है, असल काम ये करने वाले हैं। आप किसी की जो रेडी वाला है वो शायद गलत जगह पे खड़ा होकर सौदा बेच रहा है, शायद उसके पास कोई परमिट ना हो वो फल और टमाटर बेचने का, लेकिन जो असल चीज है जहां पे काम है फूड अथॉरिटीज का वो ये है। तो इसमें मेरा ख्याल इससे बड़ी कोई चीज इससे मेरा और इससे मैं लार्जर जो क्वेश्चन है ना, मैं अगेन मुझे अभी याद आ गया, मैं जब ये बाहर था तो कई जो यूरोप में कई मुल्कों में मार्केट्स के अंदर पाकिस्तानी प्रोडक्ट थी, लेकिन उनकी जो पैकेजिंग है, मैंने जो पूछा भी वो कोई आयरलैंड में हो रही है, कोई स्कॉटलैंड में हो रही है, कोई यूके में हो रही है, और फिर वो उन मुल्कों में जा रही है। तो मैंने पूछा क्या है, उन्होंने कहा जी क्योंकि पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो यकीन नहीं करते, प्रोडक्ट पाकिस्तानी है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो पैकेजिंग है कहीं और होती है, तो तब उन प्रोडक्ट्स को उन मार्केट्स में आने दिया जाता है। तो इसका ये सिर्फ नॉट हमारी जो सेहत से ताल्लुक है, बल्कि जो हम बरामदात बढ़ने का जो शिकवा करते हैं बढ़ नहीं रही, वो इस वजह से नहीं बढ़ रही ना कि दुनिया तो स्टैंडर्ड जो मेंटेन करती है वो अनहाइजीनिक चीजें और मुजरे से चीजें तो अपने मुल्क में वो आने की इजाजत नहीं देंगे। तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस है फार रीचिंग है, इसकी बिल्कुल इम्प्लीकेशन फार रीचिंग है। बट मेरा अभी भी इसका जो मेरा जो कंसर्न है और मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक चीज, हम सब कंज्यूमर हैं, एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक हम सब इसके कंज्यूमर्स हैं। हो सकता है हमारे जो रूलर्स हैं, खैर इसका क्रेडिट तो हसन इकबाल को जाता है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, बट जो हमारे रूलर्स हैं वो शायद इंपोर्टेड ऑयल इस्तेमाल करते हो, हमारे रूलर शायद ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि जो ब्लेंडेड ऑयल है, जो रिसाइकल्ड जो उनके लिए पानी भी हो सकता है, उनके पानी की बॉटल भी चश्मों से हिमालय के चश्मों से आता हो। तो ये तो आवाम के ये जो मसले हैं ना, इसमें एक चीज को इस हद तक तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आपने एक इनिशिएटिव लिया और आपने सैंपल जो है जाके मार्केट से इकट्ठे किए, बट ये आप नहीं उसको कह सकते कि ठीक है आपका काम यहां पे खत्म हो गया। रिपोर्ट इनके पास मौजूद है, ये तमाम के तमाम जो 491 सैंपल्स हैं, 1 पेज रिपोर्ट ई सैंपल की जो है, इसको जो है प्लानिंग मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री इसको रिलीज करे। और बल्कि ये रिपोर्ट है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन ना दी जाती कि आप इनको देखें आगे इनकी इंप्लीमेंटेशन करें, क्योंकि ये सैंपल्स हैं, ये सरकारी जो लेबॉर्ट्री है सरकारी है, सरकार की लेबॉर्ट्री है, कोई प्राइवेट लेबॉर्ट्री जिसपे आप कह जाएंगे कि नहीं इस पर हमें कुछ शक हो सकता है। और ये सैंपल है, ये कंपनियां जाए इनकी फैक्ट्रियां बंद करें, जाके इन पे छापे मारे, वो काम नहीं हुआ।
लेकिन हाँ, हमारा कोई असिस्टेंट कमिश्नर, हमारी कोई असिस्टेंट कमिश्नर वो बारिश में छतरी के साथ वो जाएंगे और जाके रेड कार्पेट के अंदर अगर उनको लगता है तो वो जाके वो प्रोटोकॉल ले लें, लेकिन जो असल काम करने वाला है, और ये मामला कामरान प्रोविंशियल ज़्यादा है, इस्लामाबाद में तो ICT की हद तक तो आप कह सकते हैं इट्स मोर ऑफ अ प्रोविंशियल मैटर एंड इट इज़ हाई टाइम। अगर किसी ने गवर्नेंस इंप्रूव करनी है, लोगों की जिंदगी का ख्याल है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की हैं, KP के चीफ मिनिस्टर हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, तो दिस इज़ द इशू, दिस इज़ द इशू, दिस इज़ द हेल्थ इशू। और ये हमारे बच्चे अगर 20-21 साल की उम्र में उनके हार्ट के जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो खुदारा इन चीज़ों को देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जब हेल्थ के इश्यूज होते हैं तो फिर हेल्थ के बजट पे वो पैसा जो आज आप अदरवाइज अच्छी एक्टिविटीज़ पे खर्च कर सकते हैं, तो फिर इसके नतीजे में आपको फिर हेल्थ के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं पैसे, तो इसको अर्जेंटली देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि जो नई ऑटो पॉलिसी से मुतालिक एक जो डेड लॉक है वो क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे जी। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो नई ऑटो पॉलिसी है वो ड्यू है, लेकिन इसको लेकर के जो इश्यूज़ हैं और एक डेड लॉक हैं और अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। तो बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो हम पहले भी जो बुनियादी खद्दोखाल हैं ऑटो पॉलिसी के वो डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर इशू जो है वो फंसा हुआ है और क्यों इसको फॉर्मली अनाउंस नहीं किया जा रहा। जो ऑटो और ऑटो पार्ट्स की जो पॉलिसी है ये 30 जून 2026 को ख़त्म हो चुकी है। अब इस पर हम पहले बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि झगड़ा है क्या। झगड़ा बड़ा इनका जो है सिंपल भी और कॉम्प्लिकेटेड भी है। झगड़ा इतना सा है, हुकूमत ये कह रही है, मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कि जो एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी जिसकी मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना दे चुकी है 1.5 साल पहले, और वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है पिछले साल जुलाई से। उसके तहत जो है आइंदा जो भी टैरिफ सेट होंगे, जो भी चीज़ पाकिस्तान में कारोबार होगा, किसी ने बाहर से चीज़ दरामद करनी है, कोई नई फैक्ट्री लगानी, तो वो टैरिफ्स हैं। इसके बिल्कुल बरक्स, और वो टैरिफ है क्या कि अभी जितनी भी आपकी जो प्रोटेक्शन वॉल्स हैं उसको उन्होंने तकरीबन एलिमिनेट करके जो आपकी 200% तक ड्यूटीज़ थी उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 15% पे ले आएंगे 5 साल में। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का मौक़िफ़ ये है कि इसमें जो ऑटो एप्लीकेबल अक्रॉस द बोर्ड, टेक्निकली हाँ अक्रॉस द बोर्ड, बट इस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कहती है कि ये चीज़ आप जो है ऑटो सेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी स्विफ्ट जो डी रेगुलेशन है ये और ये जो ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी है, इसको ये जो हमारे असेंबलर्स हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने जो टैरिफ लाइंस प्रपोज की हैं वो तकरीबन वैसे तो जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी है उससे वो 200%, 166% से लेकर 300% तक अभी भी ज़्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने कंप्रोमाइज़ तो थोड़ा सा शो किया कि जो एग्जिस्टिंग टैरिफ लाइंस है उसके मुकाबले में वो कोई 34% से लेकर 52% तक इसको कम करना चाहते हैं, करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उसको आप कंपेयर करेंगे नेशनल जो आपकी टैरिफ पॉलिसी है तो उसके मुकाबले में अभी भी 166% से लेकर 300% तक वो जो ड्यूटी ज़्यादा है। इस पर एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो वज़ीर शहबाज शरीफ साहब का भी इसके ऊपर उनका एक मौक़िफ़ है, और एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका ये ख्याल है कि जो 1800 सीसी से ज़्यादा जो इंजन कैपेसिटी की गाड़ियाँ हैं उसको आप नेशनल टैरिफ पॉलिसी से बाहर रखें, इन द सेंस कि आप कस्टम ड्यूटी तो उसके ऊपर रखें, लेकिन उसके साथ आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दें ताकि उसका जो इंपोर्ट है उसको डिस्करेज किया जा सके। बट वो एक ऐसी ब्रीच है। अदर देन दैट, अगर हम किसी एक खास सिर्फ एक सेगमेंट को देख लें, इसमें इनका अगर जो 5 ईयर प्लान जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी क्या कह रही है और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री क्या कह रही है, जो ज़्यादातर सेगमेंट जो है वो 1001 से 1500 सीसी का ही हमारा जो सेगमेंट है, इसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन इसी में फॉल करती है। इसके मुताबिक जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो कस्टम ड्यूटी है वो 60% है, और 60% से कम होके उसको 15% पे जाना है। बट इसमें जो पहला साल है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है वो कह रही है कि आप इसको 67% पे रखें, उसके बाद फिर 62% दूसरे साल में, फिर 50% तीसरे में, चौथे में भी 50 और 5वें में जाके वो 45% वो कह रहे हैं कि आप इसकी कस्टम ड्यूटी रखें। ना सिर्फ ये जो इसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है अभी 10% है, इसको दुगना करके वो 19.5%। तो ये वो कैटेगरी है जिसमें 1001 से लेके 1500 सीसी तक की गाड़ियां, तो वो 15% के मुकाबले में 45%। और अगर आप टॉप क्लास में चले जाते हैं, ये जो आपकी कार्स SUVs आपकी 1801 सीसी प्लस है, उसमें जो एग्जिस्टिंग ड्यूटीज हैं वो कोई 156% सारा, उसमें 100% कस्टम ड्यूटी, उसमें 50% FED है। तो उसका जो 100% जो एग्जिस्टिंग है 156, वो उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी 15% पे जाना है। लेकिन जो आपकी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि इस पर 75% होना चाहिए। तो ये एक इनके डिफरेंसेस अभी भी परसिस्ट करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं बिफोर वी कंक्लूड दिस। एक तो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसका ये मौक़िफ़ है, और बहुत जो इंडिपेंडेंट इस पे कुछ मेंबर्स भी हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि कम वक्त में
ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। वो कह रहे जी जो कुछ जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो तो ये कह रहे हैं कि हम कोई फैसला ना करें वो बेहतर है बजाय कि हम नेशनल टैरिफ पॉलिसी को वायोलेट करें। तो दिस इज द डिसीजन सो फार। ओके, अगर आपने मुल्क में इकॉनमी को कंपटीशन को प्रमोट करना है, कंज्यूमर इंटरेस्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है, तो फिर आपको ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कहती है कि ठीक है, ये फिर आपकी चॉइस है। अगर आप इस रास्ते पे जाते हैं तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं कुछ जो अभी पाकिस्तान में है ये भी एलिमिनेट हो जाएंगी। और उनका दूसरा इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि विच मेक सम सेंस, वो ये कि आप ठीक है नेशनल टैरिफ पॉलिसी में 15% पे आप ले जाएं, लेकिन जो इसके साथ बाकी लवाजमात हैं जो किसी कंपनी को किसी भी इकोनॉमी को कंपैरेटिव रखते हैं, इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एक्सचेंज रेट फिक्स है, मार्केट बेस है, स्टेट बैंक कंट्रोल्ड है, कोई पता नहीं है, एनर्जी कॉस्ट पाकिस्तान की रीजन में हाई है, इसके साथ जो बाकी आपको जो डेट है आप लेना है अगर किसी कंपनी ने वो उसको अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट सारा जो डेट वो है वो उठा लेती है कमर्शियल बैंक से। तो अगर ये सारी चीजें मौजूद नहीं है तो फिर एक आप कैसे टैरिफ लाइन को गिरा कर कैसे कंपेटिटिवनेस जो है मार्केट के अंदर लेके आएंगे। ये एक डिस्प्यूट है, विद इन द गवर्नमेंट डिस्प्यूट है। किसकी जीत होती है? क्या नेशनल टैरिफ पॉलिसी की जीत होती है जिसके पीछे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खड़ा है? और थोड़ा सा अफसोसनाक तो है कि फॉरेन कंसल्टेंट्स जो है वो हमें आके बता रहे हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। और ये जो कमेटी एक बनी हुई है सरदार अवैस लगारी साहब की सरबराही में जो इसको देख रही है इस मामले को, उसके अंदर भी फॉरेन कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं। आखिर अगर अच्छा ही फैसला है तो या हम अच्छा फैसला खुद क्यों नहीं कर सकते? हमें फॉरेन कंसल्टेंट्स की क्यों जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जब तक हुकूमत, मैं बारहा ये बात कहता हूं, हुकूमत अपने ऊपर एतमाद नहीं करेगी, पॉलिसीज खुद नहीं बनाएगी और हम फॉरेन एडवाइस के ऊपर, फॉरेन लोन्स के ऊपर डिपेंड करके पॉलिसीज बनाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और इसी से जुड़ा हुआ एक और जो मामला है IMF, हमारी एक्सपोर्ट्स, उसका क्या चक्कर है, उससे दुनिया की इकॉनमी कैसे मुतासर होने जा रही है IMF की एक शर्त की वजह से, इस पर बात करें छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF ने कौन सी एक ऐसी शर्त रखी है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त तशवीश का शिकार हैं, उनमें पैनिक है? तो शहबाज, ये क्या डेवलपमेंट है जिससे जो पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स हैं परेशान नजर आ रहे हैं? काबरन समटाइम्स एक सिंपल जो एक शर्त होती है IMF की, उसकी इतनी वास्ट और उसकी मेजर इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, वो शायद IMF ने भी ना सोचा होगा, हमारे जो हुक्मरान हैं जिन्होंने शर्त मानी उन्होंने भी ना सोचा होगा। इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बने हुए हैं। ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं ये 1980 का एक कानून है उसके तहत बनाए गए थे, जिसका मकसद ये था कि इन जोन्स के अंदर जो माल मुल्क से बाहर से आएगा वो ड्यूटी फ्री आएगा और यहीं से फिर जो वो अपनी फिनिश प्रोडक्ट बना के आगे बाहर बेच देंगे। पहले इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल की सूरत में, जैसे भी उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे और फिर मुल्क से बाहर बेच देंगे और 80% बाहर बेच सकते हैं और अगर चाहें तो 20% मुल्क के अंदर बेच सकते हैं। जब वो मुल्क के अंदर वो माल बेचते हैं तो उसके ऊपर वो जो एप्लीकेबल ड्यूटी और टैक्सेस है वो पे करते हैं। अब IMF ने ये शर्त लगाई है कि 30 सितंबर 2026 तक हुकूमत को ये जो रूल्स हैं उसमें तरमीम करनी है और ये जो कोटा है 20% वाला इसको खत्म करना है। इसके ऊपर अब एक्सपोर्टर्स के कंसर्न ये है कि हर चीज जो बाहर से आती है वो आप वापस नहीं बेच सकते। कुछ ऐसे आपके लेफ्ट ओवर्स रह जाते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल होता है या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का तो नहीं होता लेकिन लोकल स्टैंडर्ड वो मीट करता है तो आपको यहाँ सेल करना होता है। तो ये इनके साथ जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसके अंदर ये चीज इनको अलाउ थी। अब ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तो इससे इफेक्ट होंगे ही। मेरे सामने एक लेटर पड़ा हुआ है, ये एक एसोसिएशन है सेकेंडरी मटेरियल एंड रिसाइकल टेक्सटाइल स्मार्ट के नाम से, अमेरिकन फर्म है, अमेरिकन एसोसिएशन 1932 से ये काम करी। उन्होंने ये मामला IMF से उन्होंने टेकअप किया और उनके कंसर्न इसके हवाले से ये है कि अगर ये कानून जो है ये चेंज हो जाता है और हमारी मर्जी के बगैर होता है, जो बिजनेसेस वहां पे काम कर रहे हैं, तो एक तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशन होगी। दूसरा इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि इसके जो ग्लोबल एक सर्कुलर इकोनॉमी है, आपको पता है कि वो क्लाइमेट के जो इश्यूज हैं उसकी वजह से इस चीज को अब इनकरेज किया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करके दोबारा यूज किया जाए। तो उसमें ये जो कपड़ा है, इससे जो सेकंड हैंड आपकी क्लोथिंग होती है वो अमेरिका से, कनाडा से और यूरोपियन कंट्री से पाकिस्तान आता है। यहाँ पे वो उस पर वैल्यूडेशन होती है, 80% मुल्क से बाहर चला जाता है, 20% यहाँ पे बिकता है। तो अगर ये रूल्स आपने चेंज किया तो फिर इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नंबर 1। नंबर 2 जो ज्यादा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके अंदर है कि बहुत सारी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूरोप और अमेरिका से इस तरह की वो सेकंड हैंड मटेरियल इकट्ठा करती हैं, उसको वो सेल करती हैं, लोकल वहां पे वो बेचते हैं और उससे जो पैसा उनको इकट्ठा होता है उससे वो चैरिटेबल वर्क करते हैं। मेरे ख्याल में इसमें बेहतरीन जो पर्सपेक्टिव है, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के एक एक्सपोर्टर मौजूद हैं आबिद इकबाल साहब, तो उन्हीं से पूछते हैं कि ये जो है क्यों
पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आबिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो 20% जो अपनी प्रोडक्ट्स थी लोकल मार्केट में आप बेच रहे थे, क्या बेनिफिट्स थे इसके और ओवरऑल जो पॉलिसी थी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब मौका देने के लिए। और आपके फोरम से हम ये बात अरबाब इख्तियार को बावर कराना चाहते हैं, वो कि हमने उनसे मुख्तलिफ मौके पे ये बात रेज किया है कि ये जो 20% का IMF की कंडीशन उन्होंने मानी है या इसके ऊपर बात हो रही है कि सितंबर से ये खत्म कर दिया जाएगा, इससे बड़े ही नुकसानात होंगे। जो अपेरेंटली जो बज़ाहिर जो नुकसान नजर आ रहा है उससे भी कई गुना ज्यादा इसमें नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे ये 20% जो हमें यहाँ पे अलाउ है एक्सपोर्ट 80% करने के बाद टैरिफ एरिया या लोकल मार्केट के अंदर बेचने को, उसके अंदर हम बाकायदा पूरी ड्यूटी और टैक्सेस देते हैं। इन ड्यूटी और टैक्सेस की मद में ही गवर्नमेंट सालाना अरबों रुपए जो है जमा करती है रेवेन्यू। प्लस ये जो सामान लोकल मार्केट में जाता है, इससे भी कई इंडस्ट्रीज का जो है ना ये रॉ मटेरियल बनता है और उसमें अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें वापस एक्सपोर्ट हो जाती हैं और वापस लोकल मार्केट के लिए एक फीड स्टॉक या एक खाम माल का काम करती हैं। साथ साथ जो है ये बहुत सारा मामला और बहुत सारा मटेरियल इसमें से ऐसा भी होता है कि जो लोकल मार्केट के लिए अफोर्डेबल, यानी कि उनकी कुव्वत खरीद के अंदर जो है वो मौजूद होता है। इसको बंद करने से उनकी कुव्वत खरीद से भी वो चीजें बाहर निकल जाएंगी। बहुत सारी इंडस्ट्री का खाम माल जो है वो भी उनकी जो फीड स्टॉक है, जो उनकी सप्लाई चेन है, वो मुतासर होगी। ये तो हम वो बात बता रहे हैं जो हमारी लोकल इकोनॉमी को जो इससे नुकसान होगा। बाकी ग्लोबल तो आपने अभी जैसे जिक्र किया कि इसका ग्लोबल सर्कुलर इकोनॉमी पर भी बेतहाशा नुकसान है और हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि एक चीज जो ना कि किसी किस्म का फिस्कल एडवांटेज है एक्सपोर्टर्स को, ना किसी किस्म की मार्केट डिस्टॉर्शन करती है, बल्कि ये बहुत सारे मौके पैदा करती है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट पैदा करती है, उसको ये खामखा क्यों उसको अपने निशाने पे लिया। आबिद इकबाल साहब, एक पॉइंट अगर जरा आप हमारे लिए एक्सप्लेन कर दीजिए कि अगर ये 20% की फैसिलिटी आपके लिए खत्म हो जाती है तो आपकी कौन से कॉन्ट्रैक्ट की ये वायलेशन होगी, और अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशन होती है तो आपके पास एज अ बिजनेसमैन, एज एन एक्सपोर्टर, आपके पास क्या चॉइस बचती है? तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं फिर हुकूमत के खिलाफ, या आपके पास और ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी देखें, ये वैसे जब ये हमारी इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के साथ हुई और जब भी ईपीजेड में कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो सबसे पहले वो तो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। ईपीजेड की कोई भी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज से या पाकिस्तान की कंट्री से इन्वेस्टमेंट करना ममनू होता है। उसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे पहली शर्त होती है। तो जब ये इन्वेस्टमेंट्स यहाँ होती हैं या ये की गई हैं, जब हमारी इंडस्ट्री और हमारी जैसे और लोगों ने जब यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की, तो इस एग्रीमेंट का एक पार्ट होता है 24A, उसका क्लॉज नंबर है, जिसके अंदर ये बाकायदा तौर पर अश्योर किया जाता है, बाकायदा तौर पर गारंटी दी जाती है, वारंटी दी जाती है कि आपके साथ जो कुछ भी इंसेंटिव या जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट तय किया गया है उसकी कोई वायलेशन नहीं होगी। हत्ता कि अगर वो कोई ऐसी चीज वो करना भी चाहते हैं जिससे कोई फायदा पहुंचता हो एक्सपोर्टर को, तो भी वो जब तक एक्सेप्ट ना कर ले वो उस पर वन साइडेड जो है उसके ऊपर थोपी नहीं जाएगी या उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये तो सरासर और सरीहन उस 24A क्लॉज की भी वायलेशन होगी और ऑब्वियसली इसके बदले में और इसके नतीजे में इस पे जो है ना बिल्कुल कोर्ट जाया जा सकता है। और पॉइंट ये तो आगे, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट इस चीज को खत्म कर देती है आबिद साहब, तो फिर आपके पास लीगल चॉइसेस क्या हैं? क्या आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर आप इसको चैलेंज करेंगे? नहीं, देखें, इसको एक्सेप्ट तो किसी सूरत में नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ वाला मामला है और हम इसके खिलाफ बिल्कुल लीगल रेमेडी लेंगे। अपना जो भी कानूनी जराए मौजूद है और जो कानूनी हक मौजूद है वो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये बात भी बताना चाहूंगा कि हम तो अपने तौर से अपना कानूनी हक जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे भी आगे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं जो उस इन्वेस्टमेंट या उस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस की वजह से हमने भी आगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, जो उसके नतीजे में वो हमें भी कोर्ट में ले जाएंगे। जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, जिनके साथ हमने लॉन्ग टर्म और तवील मुद्दती जो है ना मुआहदे किए हुए, तो ये सारा सिस्टम डिसरप्ट करने वाली बात हो गई है। पता नहीं ये किसने उनको ये बात बताई है कि इसके नतीजे में कोई बेनिफिट होता है पाकिस्तान का, बल्कि इसमें सरासर नुकसान। चाहूंगा क्योंकि अभी कुछ वक्त तो बाकी है, ये जो अगर ये कोटा खत्म करते हैं, क्या इस दौरान कोई आपकी जो भी एसोसिएशंस वगैरह हैं, हुकूमत से कोई आपका राब्ता हुआ है? इस हवाले से आपने इसको फॉर्मली टेकअप किया है?
जी बिल्कुल। देखिए, हम एब्जा जो है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के तहत रेगुलेट होता है, और हमारी जो मिनिस्ट्री है वो हमें बड़ी हेल्पफुल है हमारे साथ, और उन्होंने हमारे इस मसले को बाकायदा पूरी अच्छी तरह से समझा भी है, और उन्होंने आगे इसको कंटेस्ट भी किया है। चूंकि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लेवल पर होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने हमारी रिप्रेजेंटेशन हर फोरम पे दी है और बताया है कि ये बहुत ही गलत एक कदम होगा। हत्ता कि उन्होंने एक स्टडी करवाई। 30 सेकंड एक चीज बहुत जरा क्विकली बताइएगा कि ये जो यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो एसोसिएशन स्मार्ट है, उन्होंने जब ये मामला टेकअप किया, जो आईएमएफ की मिशन चीफ है पाकिस्तान के लिए ईवा पेट्रोवा, क्या ये बात दुरुस्त है कि आईएमएफ की तरफ से ये कहा गया कि ये जो शर्त थी ये आईएमएफ के कहने पे नहीं लगी, ये उनके तरफ से ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट हुई है? ये जी जी, देखें, ये उन्होंने आईएमएफ ने इस बात से जो है इनकार किया जरूर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि आईएमएफ इस तरह की शराइत लगाती है और उसके बाद जो है उसको ओन करने से कतराती भी है, और वो इस बात से जो है जो हुकूमत पाकिस्तान जो है उनसे इस बात के ऊपर मुसलसल राब्ते में है, और मुसलसल उनसे कंटेस्ट कर रही है कि इस शर्त को ना माना जाए, और इस दफा अगस्त के रिव्यू में ये वापस उठाएगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और हमारी मिनिस्ट्री ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इसके हर लेवल पर इसका दिफा करेंगे। आबिद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे पास टाइम की कमी है, लेकिन नाज़िम बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है। हमारे आर्थिक खजाना और दूसरे हुकाम है, जब उन्होंने कोई काम करना हो तो वो कहते हैं कि आईएमएफ के कहने पे हम कर रहे हैं, और जब मामला यूएस इन्वेस्टर्स ने, यूएस बिजनेस कम्युनिटी ने आईएमएफ के साथ उठाया तो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे हम कर रहे हैं। अब पता नहीं दोनों में सच कौन बोल रहा है, लेकिन इसका जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसका नुकसान होने का अंदेशा है। अभी भी वक्त है, 1-1.5-2 माह बचे हैं, हुकूमत के पास टाइम है कि आईएमएफ को कन्विंस कर सकता है, और आईएमएफ का मिशन जो है एक्सपेक्टेड है सितंबर में वो पाकिस्तान का दौरा करेगा। लेट्स सी इसका क्या आउटकम निकलता है, लेकिन जो भी हो हर चीज जो है उसको एक मार्केट डिस्टॉर्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देख भी लें तो इसके हवाले से एटी कार्नी की भी एक रिपोर्ट आई थी, और एटी कार्नी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 20% की जो एक फैसिलिटी अवेलेबल है, इसे मार्केट में डिस्टॉर्शन इसलिए नहीं पैदा हो रही कि जो टैक्सेस और ड्यूटीज पे करके ये मार्केट जो है में ये चीजें जो है बेची जाती हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे और कामरान यूसुफ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।